देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम क्वेश्चन कर रहे थे हमारा रोज लिमिटेड का, और वो आई कैप का पास पेपर 16 नंबर का था। अब 16 नंबर का तो जारी बात है, छोटा मोटा क्वेश्चन तो होगा नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो कुछ इसमें पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स समझ लीजिए कि मतलब जिसमें वर्किंग करनी थी, बाकी तमाम के तमाम पॉइंट्स आपके सिंगल क्लिक वाले पॉइंट्स थे। ठीक है, कि जैसे कि हमने तकरीबन कोई 2, 4 और 2, 6 हमने एडजस्टमेंट्स कर ली। अब 6 एडजस्टमेंट्स को जब आप इनको देखेंगे इसका इस तरह से इफेक्ट इनका, तो 16 में से ज़्यादा नहीं, कम से कम 8 नंबर तो आपको इसमें से मिल जाना चाहिए। तो 8 नंबर तो बड़े आसानी से हमने हासिल कर लिए। अब 8 नंबर अगले 2 हमारे एडजस्टमेंट हैं, एक हमारे पास है लीज्ड एसेट की एडजस्टमेंट और एक हमारे पास है हमारे फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट। ठीक है, दोनों के दोनों एडजस्टमेंट अभी अब आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जनाब, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था इंटरेस्ट रिसीवेबल तक। अब हम अगला अपना टॉपिक पढ़ते हैं, अगली तरह देखिएगा प्लीज। यहाँ पे कहता है जनाब आपके पास कि on 1st January 2016 a machine was acquired on lease for a period of 4 years at annual lease rental of 28 million। जनवरी 2016 में हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017, ऐसा ही है जी। तो साल के शुरू में क्या हुआ, जनवरी 2016 में मशीन लीज पे ले ली गई 4 साल के लिए, 4 साल का लीज एग्रीमेंट था। लीज रेंटल जनाब आपके पास 28 मिलियन का पेएबल इन एडवांस, और आपको पता है कि पेएबल इन एडवांस का मतलब ये है कि पहले लीज रेंटल माइनस होगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। अंडर द टैक्स लॉज ऑल लीज रिलेटेड पेमेंट आर अलाउड इन ईयर ऑफ पेमेंट। कहते हैं जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल आपको, यानी कि जितना रेंटल पे करोगे जिस साल, उस साल वो सारे के सारे आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास लीज्ड एसेट को हमने कहा था कि नॉर्मली हमारे टैक्स वाले नहीं मानते, लीज रेंटल्स को मानते हैं एक्सपेंस अपना, तो लीज एसेट को नहीं मानते। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑफ यूज एसेट निकलेगा और दूसरा हमारे पास निकलेगी लीज लायबिलिटी। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ रही होंगी, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम अपना राइट ऑफ यूज निकालते हैं। राइट ऑफ यूज आप सब जानते हैं कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके पहले हमारे पास लीज लायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और राइट ऑफ यूज का मतलब कि एसेट की वैल्यू कितनी रह चुकी है। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 और फिर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। तो 2 साल एसेट यूज हो चुका है, रिमेनिंग उसकी लाइफ 2 साल रह चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लीज पेमेंट थी कितनी। लीज पेमेंट के लिए हम लोग क्या किया करते थे, इन एडवांस है तो हम फॉर्मूला लगाया करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए 28 मिलियन है बेटा, 28, और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते थे कुछ ये वाला 1 - 1 प्लस I/m। आई कितना है 0.1 रेज टू पावर माइनस, यानी कि -4 + 1 आ जाएगा तो -3 होल डिवाइडेड बाय 0.1, और यहाँ पे हम लोग लिखा करते थे +1 इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको ये लिखना चाहते हैं जी प्लीज, अगर आप इसको ये लिखना चाहते हैं 4 + 1 लिखना चाहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है जी। इसकी कैलकुलेशन करके ज़रा फाइनली मुझे बताइए कितनी अमाउंट आ रही है, फटाफट खुद से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन करके बतानी है। अच्छा, 97.63। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये मेरी है लीज लायबिलिटी। कब ये आएगी, जब मैंने एसेट को एक्वायर किया था। ओके, अच्छा, अब इस एसेट को मैंने एक्वायर किया, अब 31 दिसंबर को इस एसेट की वैल्यू कितनी रह चुकी होगी। तो 31 दिसंबर को इस एसेट की जो वैल्यू रह चुकी होगी, हम कहते हैं जनाब इसमें, क्योंकि 4 साल का एसेट है, 4 साल का लीज एग्रीमेंट है, डिवाइड करेंगे 4 पे, और रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 साल, क्योंकि 2 साल तो मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, 2 साल जी। कैरिंग वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट 48.82 ले जनाब, ये अमाउंट वो है जो मेरे राइट ऑफ यूज में आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट ऑफ यूज्ड एसेट 48.82।
ठीक है जी। यहाँ पे मैं वर्किंग 1 का इसको नाम दे देता हूँ और इसको मैं वर्किंग 2 का नाम दे देता हूँ। तो वर्किंग 2 जनाब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, तो 48.82 ये मेरे पास है राइट ऑफ यूज एसेट। और जैसे मैंने कहा कि टैक्स बेस वाले जो हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है, तो टैक्स बेसिस की कोई नहीं आएगी। तो टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि ये एसेट तो है ना हमारे पास एज पर आवर IFRS, तो टेम्परेरी डिफरेंस जनाब कितना आएगा 48.82 का, और ये कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस, तो ये क्या निकलेगा हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एट द रेट ऑफ 30% जी। तो कितनी अमाउंट आएगी 14.65। ये जनाब मेरे लिए टैक्स डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास वर्किंग 3 में करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि राइट ऑफ यूज एसेट है तो हमारी लीज लायबिलिटी भी आ रही होगी 4 सालों के लिए, ठीक है, जिसमें से 2 साल तो हम उसको एंजॉय कर चुके हैं, रिमेनिंग 2 ईयर्स जो है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले देखना ये पड़ेगा कि हमारी लीज लायबिलिटी का स्केड्यूल हम बनाते हैं थोड़ा सा। लीज लायबिलिटी के स्केड्यूल के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ नहीं ऐसा लिख रहा, मैं जस्ट उसको सिंपली बता रहा हूँ। हमारे पास आएगी जनाब लीज लायबिलिटी ओपनिंग, उसके बाद पेमेंट क्योंकि इन एडवांस है, लीज रेंटल, उसके बाद जनाब आएगा क्लोजिंग, सॉरी नहीं क्लोजिंग आएगा, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट, और उसके बाद आएगा यहाँ पे, या क्लोजिंग नहीं आएगा यहाँ पे, डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। ओपनिंग के बाद पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नेट अमाउंट लिख लें और यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं। ओपनिंग कितना है जनाब हमारे पास 97.63, और पेमेंट हमने कितनी की है 28 मिलियन की। तो रिमेनिंग अब आपके पास नेट पेमेंट कितनी रह गई 69.63। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा 6.963। इसमें ऐड होने के बाद क्लोजिंग आपके पास कितना आएगा 76.59 लें जी। ये हमारे पास आ गया ईयर 1 का। ईयर 2 के लिए अब यही हमारा ओपनिंग बनेगा 76.59, इसमें से 28 मिलियन मैंने पे कर दिया होगा, और नेट पेमेंट कितनी आ रही होगी 48.59, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 4.859। ये हमारा दूसरे साल पे, ये हमारी रिमेनिंग लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग 3, और यहाँ पे आएगी लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी कितनी है जनाब 53.45, दिस इज वर्किंग 3। अब क्योंकि लीज एसेट को वो नहीं मानता तो लीज लायबिलिटी को भी नहीं मानेगा। तो आपके पास जनाब 53.45 ये टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, और ये कौन सा डिफरेंस है लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है तो ये डिडक्टेबल नॉट टैक्सेबल। एसेट में कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होगी तो टैक्सेबल नहीं बेटा, लीज लायबिलिटी को, लायबिलिटी कौन सा एसेट है डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया ना हमारे पास 30%, और इसके ऊपर जरा लें 30%। 16.04 ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। गॉट इट। यहाँ तक मसला मसाइल तो नहीं। अच्छा, लीज एसेट की सिर्फ ये 2 चीज़ें डेफर्ड टैक्स में आती हैं, राइट ऑफ यूज़ और लीज लायबिलिटी, बस इतना सही आता है इसमें। मुश्किल बात तो नहीं की हमने। हाँ जी लीजिए, परेशान क्यों हो बेटा, वो तो रेंटल्स तो फॉर द ईयर है ना, वो तो करंट टैक्स में आएगा, हम डेफर्ड टैक्स कर रहे हैं ना अभी। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखिए जनाब,
फिक्स एसेट की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको मिटा दूँ। फिक्स एसेट की जनाब हमारे पास बात की जा रही है। इसमें कहता है जी डिटेल ऑफ फिक्स एसेट आर एज फॉलोज। ऑन 1 जनवरी 2017 यानी कि हमारे साल के शुरू में RL acquired a plant at a cost of 250 million. It has been depreciated on straight line basis over useful life of 6 years. RL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 50 million at the end of useful life of the plant. Applicable discount rate is 8%. इसके बाद फिर कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2017 यानी कि ठीक 6 महीने के बाद क्या हुआ, RL sold one of its 4 buildings for 60 million. These buildings were acquired on 1 January 2013 at a cost of rupees 100 million each, having useful life of 30 years. हाँ जी, समझ आई कुछ बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 फिक्स्ड एसेट हैं। एक तो प्लांट आपने इस साल एक्वायर किया और पिछले सालों में आपके पास कुछ बिल्डिंग्स थी 4, उनमें से एक बिल्डिंग आपने बेच दी, रिमेनिंग आपके पास रहेगी 3 बिल्डिंग। अब 3 बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और जितने सालों की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है उस हिसाब से माइनस करेंगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और अगर उनकी टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास उनकी टैक्स बेस आ जाएगी। अच्छा जी, इसमें कहता है जनाब द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन पेड। तो कहता है जी डिसमेंटलिंग कॉस्ट जब हम पे करेंगे तब की बात है, मतलब अभी प्रोविजंस को वो नहीं मान रहा। अभी क्या मान रहा है इसको, ये प्रोविजन है जो कि मुझे इन फ्यूचर जाके क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जितनी भी प्रोविजंस हैं उनको भी टैक्स वाले नहीं मानते, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब भाई साहब फरमाते हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ऑन फिक्स्ड एसेट इज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि जितना भी फिक्स्ड एसेट है उनके ऊपर 10% होगा टैक्स डेप्रिसिएशन रेट। फॉर द फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के टाइम पे हम कुछ भी नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन जब एक्वायर करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनाब, प्लांट की बात हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले प्लांट जो है वो यहाँ पे वर्किंग एक छोटी सी करते हैं। मैं ब्लू से इस वजह से नहीं लिख रहा कि वीडियो के अंदर ब्लू नज़र नहीं आता, इस वजह सारा कुछ ब्लैक से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग 3 तक हमने कर लिया, वर्किंग 4 यहाँ पे हम करते हैं जनाब। फिक्स्ड एसेट कौन सा, प्लांट का। प्लांट आपने एक्वायर किया, बड़ी सिंपल से इसकी कैलकुलेशन है। इसकी कॉस्ट कितनी है प्लांट की, 250 मिलियन। अच्छा, अब इसमें कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे इसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। $50 मिलियन थी, 50 मिलियन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नॉट 50 मिलियन बट उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 50 मिलियन। तो प्रेजेंट वैल्यू 50 मिलियन जरा निकालिए, 8% है ना रेट, 50 मिलियन इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर कितने साल का था, 6 ईयर्स माइनस 6 31.5। तो आपकी जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी आ गई दोनों को ऐड करके, 281.5। अच्छा, अब ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है यहां पे हम इसको लिख देते हैं कैरिंग वैल्यू और यहां पे लिख देते हैं टैक्स बेस, ठीक है। टैक्स बेस के हिसाब से 250 है। अब इसको वो मानता है प्रोविजन, इसको वो क्या मानता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रोविजन मानता है। तो प्रोविजन जब वो इसको मानेगा तो वो इतनी ही अमाउंट आएगी प्रोविजन की, लेकिन वो इसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएगा, ठीक है। वो प्रोविजन तो मान रहा है कि जब मैं फ्यूचर में जाके पे करूंगा तो तब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन वो इसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं मान रहा। समझ आ रही है बात की? उसके हिसाब से कॉस्ट कितनी है, 250 है। ये उसके हिसाब से क्या है, प्रोविजन है। और प्रोविजन को हम लोग जब तक, हाँ, इसका टैक्स बेस इसका कोई नहीं होगा, लेकिन जब हम पे करेंगे तो उस टाइम पे जाके देखेंगे इसकी कैरिंग वैल्यू आ रही होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, ठीक है। वो भी हम देखेंगे इसको डीकमीशनिंग कॉस्ट को, जो हम जब अनवाइंड करेंगे थोड़ा सा, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन की, हम लोग बात कर लेते हैं जी। तो डेप्रिसिएशन जो है वो जनाब इसमें देखिएगा ज़रा, अकाउंटिंग वालों की नज़र में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 281.5 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स। हाँ जी बेटा, 46.92 जनाब।
और जबकि इनके हिसाब से कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों के हिसाब से उसने क्या कहा था, कितना रेट है, 10% रेट है, तो 250 मिलियन का 10% दैट इज 25, 250 मिलियन का, ठीक है जी, तो दैट इज 25, क्लियर। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोविजन को मैं थोड़ा सा अगर इधर लिख दूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, 31.5 प्रोविजन है जनाब, ओके। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास जरा इसकी जो कैरिंग वैल्यू है और इसकी जो टैक्स बेस है वो रहेगी, वो देखेंगे कितनी रहेगी जनाब। जी बेटा, कैरिंग वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, 234.58 और इसकी टैक्स बेस 225। अच्छा, अब प्रोविजन भी इसमें क्योंकि आ रही है, ठीक है जी, प्रोविजन किसकी है कि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, यानी कि प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, ओके। तो प्रोविजन की कैरिंग वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये तो थी साल के शुरू में, ओके, 1 जनवरी को, साल के एंड में अब ये अनवाइंड भी होगी, तो साल के एंड में जरा इसको अनवाइंड करने के लिए प्रोविजन यहाँ पे लिख देते हैं जी हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोविजन, इसको जरा अनवाइंड कर लीजिए, कितना अनवाइंड करेंगे, 31.51 इसमें ऐड कर देंगे, कितना, इसका 8%। अनवाइंड हम इसी तरह से करते हैं ना, इसका इंटरेस्ट लेंगे 8% लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, यहां पे लिख देते हैं 31.51 प्लस 31.51 का 0.08 जी, या सिर्फ इसका 8% सिर्फ ले लें, 31.51 का 8%, ताकि नीचे फिर हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट आई, 2.52, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई प्रोविजन की अमाउंट। अब हम इनको ऐड करते हैं तो प्रोविजन की अमाउंट टोटल मेरे पास कितनी आएगी, 34.03 ले जनाब, ये मेरे पास आ गई कैरिंग वैल्यू प्रोविजन की, ओके। तो अब यहाँ पे मेरे पास एसेट की, क्योंकि डीकमीशनिंग कॉस्ट भी है उसमें प्रोविजन भी है, तो 3 चीज़ें मेरे पास आ रही होंगी, कैरिंग वैल्यू एसेट के लिए, ठीक है, प्लांट के लिए, और टैक्स बेस और प्रोविजन की कैरिंग वैल्यू, क्योंकि प्रोविजन की टैक्स बेस होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा मेरे पास जो आ रहा है प्लांट कितने का आ रहा है जी मेरे पास, कैरिंग वैल्यू प्लांट की कितनी है, 234.58, दिस इज वर्किंग फॉर, और टैक्स बेस उसकी कितनी है जी 225, तो डिफरेंस कितने का आया, 9.58 का, 9.58, कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस ऑफ फॉर एन एसेट इज एक्चुअली टैक्सेबल डेफर्ड टैक्स, तो 30% जब हम इसका चार्ज करेंगे तो कितनी अमाउंट बनेगी, 2.87, दिस इज लायबिलिटी, ओके। अब इसके बाद इसी की प्रोविजन भी है, अब हमारी जो प्रोविजन है वो प्रोविजन टू पे अमाउंट है, प्रोविजन टू लायबिलिटी है, तो कितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी जनाब, 34.03, दिस इज वर्किंग फॉर एज वेल, और इसमें टैक्स बेस कोई नहीं आएगी, तो 34.03, लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस, दैट वुड बी डिडक्टेबल जी, तो डेफर्ड टैक्स इसका कितना निकलेगा, 10.21 जी, डेफर्ड टैक्स एसेट हमारे पास आ गया, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास एक आखिरी चीज़ है और वो है हमारी बिल्डिंग के बारे में कहता है जी, ऑन 1 जुलाई 2017 RL सोल्ड ऑफ वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर 60 मिलियन, ठीक है, और दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2013 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन ईच हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30, 5 साल तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, 1 जनवरी 13 से लेकर अगर आप 31 दिसंबर 2017 तक आते हैं
तो हमने कितने साल इसको इस्तेमाल कर लिया, 5 साल हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। रिमेनिंग हमारे पास कितना रह गया, 25 साल। 25 साल की यूजफुल लाइफ हमारे पास कैरिंग वैल्यू बता देगी, और हमारे पास 10% जो है वो हर साल हम डेप्रिसिएशन जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसके जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मिटा दूं? तो अब यहाँ पे वर्किंग 5 का नाम हम दे देते हैं, और ये हमारे पास आएंगे जनाब बिल्डिंग। हमारी रिमेनिंग बिल्डिंग एक तो हमने बेच दी ना, जिसको हमने बेच दिया उसके ऊपर तो टैक्स डेप्रिसिएशन आएगी नहीं, ऐसे ही है। और जिसको हमने बेच दिया हम कहते हैं जनाब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारी रिमेनिंग हमारा एसेट है, क्योंकि हमारा कंसर्न डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन होता तो करंट ईयर में जाता, ठीक है, करंट टैक्स ईयर में जाता। हमने देखनी है टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू। अब हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स रह चुकी हैं, रिमेनिंग बिल्डिंग हमारी 3 बिल्डिंग है, और हर एक की कीमत 100 है। तो कॉस्ट कितनी आ गई जी, 300 की कॉस्ट आ गई, ठीक है। कॉस्ट कितने की आ गई, 300 की कॉस्ट आ गई। उसने कहा जी इसमें से 5 साल तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 5 सालों की डेप्रिसिएशन हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। कितने के ऊपर, ये 3, क्योंकि 5 साल कब से स्टार्ट होंगे, देखिए 31 दिसंबर 2013 को 1 साल हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 5 साल हो गए। तो 5 साल की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 300 डिवाइड करवाएंगे 30 ईयर्स के साथ, मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 50। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद आपके पास निकला इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी, 250 इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है इसकी टैक्स बेस। टैक्स बेस के हिसाब से कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट उसके हिसाब से भी इतनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 300। इसमें से हम लोग लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ 10% चार्ज करना है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि 1 माइनस इंटरेस्ट रेट करो और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में जितनी भी ले जाओ, ठीक है। अगर 5 साल हैं, 6 साल हैं, 10 साल हैं, जितने भी साल के आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है उसकी पावर में उतनी चीज जो है वो आप ले जाओ। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास क्या आएगा, या ऐसे कर लेते हैं इसकी 10% हम हर साल चार्ज कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो, ईज रहे हमें। देखिए मिसाल के तौर पर 5 साल है ना, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 क्या आया, 30। रिमेनिंग रह गया 270 मल्टीप्लाइड बाय 1, रिमेनिंग क्या आया जी 27। इसमें से माइनस किया तो फिर पीछे आंसर क्या आया, WDV तो हम वैसे भी फिर निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवा दें हम। सर देखिए ना, हम डेप्रिसिएशन अगर 27 का 90% लेते हैं तो हमारे पास बेटा वो तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा ना। चले मैं ऐसे ही कर देता हूँ जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा प्लान कुछ और था। मेरा प्लान था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईजी, जो कि हर बच्चा आसानी से जो है उसके माइंड में आएगा कि मैं किस तरह से माइनस करवा सकता हूँ। जो आप 90% की बात कर रहे हैं वो हमारी जो बुक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किया करते थे। तो टैक्स बेस हमारे पास इसी तरह से निकल आएगी कि ये आपकी कॉस्ट है, तो टैक्स बेस निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे इस तरह से कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 रेज टू पावर -5, यानी कि 5 साल तक आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होने के बाद जी। (0.9 की पावर लेंगे -5, जो भी आंसर आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सर, ये तो चल पाएगा, हम तो WDV भी करते सर। हम पता है हम ऐसे करते थे, अब जैसे 300 का पहले हमने 10% ले लिया ना, तो जो डेप्रिसिएशन आएगी उसका 90% लेंगे। इसको हमने सिखाया था, मतलब कि सर जिस तरह आप कर रहे थे ना वैसे। मुझे पता था, मैं इसलिए उस तरह से कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा, आप लोगों ने मुझे तंग किया। अच्छा सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, आप लोग ये कहते हैं कि आने वाली हर अमाउंट का क्या कर लें, 90% ले लें, तो आपके पास कैरिंग बुक वैल्यू निकलती आएगी, ठीक है।
ठीक है जी। अब जो अमाउंट आएगी आप उसको फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो अमाउंट आएगी बेटा, तो मैं और क्या कर रहा हूँ, हर अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, 0.9 के साथ। सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस, क्योंकि माइनस हम नीचे करवा चुके हैं, ठीक है। तो हर अमाउंट के साथ आप 0.9 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं जी। तो अब ये आपके पास इसी तरह से टैक्स बेस आ जाएगी। अगर हम डेप्रिसिएशन की तरफ जाते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते, तो आप सिंपली उसमें क्या करते, आप सिंपली उसमें 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आप फिर निकाल लेते। तो वो एक हर एक बच्चा जो जिसको डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया है वो उस तरीके से सॉल्व कर लेता है, ठीक है। बट एनीवेज चलें, आप लोग कहते हैं तो सर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि टैक्स डेप्रिसिएशन जो वो ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं, जी जी। फिर हम लोग 17 की नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ये तो हम 3 एसेट्स है ना जिनका तो हम 100% चार्ज करेंगे। हर जो हमने बेचा था उसकी तो बात अलग है, उसको तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे जी। 177.15 जनाब, दिस इज आवर टैक्स बेस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग में कोई प्रोविजन तो नहीं है, कोई डिस्मेंटलिंग कॉस्ट हो। अच्छा जी, तो बिल्डिंग की तरफ जनाब हमारी कैरिंग वैल्यू है 250, दिस इज वर्किंग 5 और टैक्स बेस है हमारे पास 177.15। तो टेम्परेरी डिफरेंस कितने का निकल आया, 72.85 का। और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस, देन इट वुड बी टेम्परेरी डिफरेंस कौन सा, टैक्सेबल। और ये हमारे पास क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, ठीक है जी। इसका 30% लें जरा, 21.86 जनाब, ओके। अब हमने सारी के सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब फाइनल में जरा इसका टोटल निकाल दें। जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव लिखें, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लिखें। पॉजिटिव नेगेटिव 9 to 9.37 जी। ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके। और ये कौन सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग वाली, ठीक है। तो जब हम इसका एक लेजर बनाएंगे डेफर्ड टैक्स, तो ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन जो है वो यहाँ पे लायबिलिटी आ रही होगी और क्लोजिंग में यहाँ पे लायबिलिटी आ रही होगी, ठीक है। और अगर जो इनका डिफरेंस होगा, जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी, वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर होगी, जो कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो रही होगी। मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ, छोटी सी अजम्पशन लेता हूँ। लेट सपोज हमारी ब्रॉड डाउन जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी दैट वाज 7 और हमारी कैरी डाउन कितनी है 9.37, ठीक है। तो फॉर द ईयर कितनी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट, और कितना 2.37 जी। जो क्लोजिंग अमाउंट है वो बैलेंस शीट में जाएगी, जो फॉर द ईयर है वो करंट ईयर के टैक्स में। अब ये डेफर्ड टैक्स, ये देखिए डेफर्ड टैक्स क्या है आपके पास, एक्सपेंस है आपके पास ये, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करवाते हैं, माइनस करवाएंगे, ओके। इसकी प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह आप लोगों को अभी मैं सिखाऊंगा। अच्छा जी, अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब, देखिएगा प्लीज। देखिए बेटा, डेफर्ड टैक्स किन चीजों से मिलकर बनता है, पहले इसको जरा आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हमने डिस्कस कर लिया टेम्परेरी डिफरेंस से, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं जिसकी वजह से हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट नॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है। एक होते हैं हमारे पास अनसेटिस्फाइड लॉसेस,
कि जिनको हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल आपको